जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। साथियों, यह टॉपिक ना केवल एमपीपीएससी, यूपीएससी बल्कि अन्य राज्यों के लोक सेवा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। साथ ही यह टॉपिक जो एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। साथियों, यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एमपीपीएससी के सिलेबस में यह कहां पर लाइज करता है। यहां पर हम 2019 एवं 2020 दोनों के सिलेबस में देखेंगे कि यह कहां पर है। साथियों, 2019 में यह टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन 2020 में इसके लिए अलग से प्रावधान कर दिया गया है। इसमें पूरा टॉपिक स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी, इसकी परिभाषा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों को पूछा है। तो साथियों, हम इसे पूरा कवर करेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो की रूपरेखा को। तो इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का परिचय पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार अर्थात इसकी शाखाएं पढ़ेंगे कि किस शाखा को क्या बोला जाता है, और साथियों इसके अनुप्रयोग देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। यह क्षेत्र सबसे बड़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी के परिचय को कि जैव प्रौद्योगिकी अगर 3 मार्कर में आता है तो शॉर्ट में उसे क्या लिख सकते हैं आप। साथियों, जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकी है जिसमें जैविक प्रणालियों या सजीवों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पाद या फिर क्रियाओं के निर्माण या निरूपण में किया जाता है। साधारण अर्थों में इसका अर्थ यह है कि जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकी है जिसमें जैविक पदार्थ जो होते हैं उनका प्रयोग विशिष्ट कार्यों के संपादन में किया जाता है। यह जैव प्रौद्योगिकी होती है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की विभिन्न शाखाओं को कि बायोटेक्नोलॉजी की भिन्न शाखा को भिन्न क्षेत्र में क्या कहते हैं, किस रंग से निरूपित करते हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले क्षेत्र में इसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में इसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, समुद्री क्षेत्र में ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एवं खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में इसे येलो बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की शाखा ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी जैव सूचना के क्षेत्र में कहा जाता है और डार्क बायोटेक्नोलॉजी को जैविक आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साथियों, इसे यहाँ पर हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की जो विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में इसके नाम हैं, वो इस प्रकार से रखे गए हैं। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या अनुप्रयोग रहे हैं। साथियों, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे कि संक्रामक रोग, मानव विकास एवं रोग जैविकी के अंतर्गत आने वाले तत्व, साथ ही दीर्घकालीन रोग जिन्हें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत भी समेटा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वैक्सीन भी तैयार किए जाते हैं जो कि रोग निदान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वैक्सीन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डीएनए टीका, और इस वीडियो में भी हम उसे पढ़ेंगे कि डीएनए टीका किस प्रकार से तैयार किया जाता है। मानव आनुवांशिकी एवं जीनोम विश्लेषण, इसका मतलब है कि मानव की पीढ़ी दर विशेषताओं का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। साथ ही में उसकी जो जीन का अनुक्रमण है उसका विश्लेषण भी किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में ही स्तंभ कोशिकाएं यानी कि स्टेम सेल का अध्ययन भी किया जाता है। स्टेम सेल रीजनरेटिव अंग बनाने में काम आती हैं और अन्य रीजनरेटिव औषधि का निर्माण भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। जैव डिजाइन एवं जैव अभियांत्रिकी यानी बायो इंजीनियरिंग भी इसी शाखा के अंतर्गत आती है। साथियों, चलते हैं आगे और देख लेते हैं विभिन्न तकनीकियों को जो कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। सबसे पहली हमारी तकनीक है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। साथियों, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करके अच्छे गुण वाले जीन प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम, जिसे हम बायोसेंसर भी कहते हैं, इसकी मदद से डीएनए को काटा जाता है और फिर डीएनए के कटे हुए भाग को वांछित गुणों वाले जीन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यह तकनीकी काम करती है। इस तकनीकी के लाभों की यदि हम चर्चा करें तो इस तकनीकी का लाभ चिकित्सीय प्रोटीन के उत्पादन में हुआ है। चिकित्सीय प्रोटीन अर्थात इंटरफेरॉन के उत्पादन इस तकनीकी के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसी तकनीकी के द्वारा हम वांछित टीकों का निर्माण भी कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो हम जब किसी जीव के डीएनए को अन्य डीएनए के साथ जोड़ रहे हैं तो हम इसी तकनीकी से
उस रोग के प्रति रोग कारक क्षमता को भी विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार वांछित डीएनए के टीके निर्माण किए जा सकते हैं। साथ ही जीवों में वांछित गुण प्राप्त करना, यह तो सहज सी बात है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम वांछित गुणों को प्राप्त कर सकें अन्य जीवों में। आगे चलते हैं और देख लेते हैं जीन चिकित्सा क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है। साथियों, जीन चिकित्सा के माध्यम से अनुपस्थित या विकृत जीन की पहचान करके उसे काटकर उसकी जगह दोष मुक्त जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। साधारण अर्थों में इसका अर्थ यह है कि जीन चिकित्सा के माध्यम से यदि कोई जीन उपस्थित नहीं है या फिर वह जीन में कोई विकृति आ गई है, कोई खराबी आ गई है, तो उसकी पहचान करके उस जीन को अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह अच्छा जीन उसमें पुट कर दिया जाता है, ताकि जैविक क्रियाओं में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे दूर किया जा सके। अब देख लेते हैं जीन चिकित्सा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो जीन चिकित्सा से पार्किंसन जैसे रोगों का उपचार किया जा सकता है, हंटिंगटन कोरिया का उपचार किया जा सकता है, बबल बॉय रोग का उपचार भी किया जा सकता है। साथियों, बबल बॉय यानी कि सीनियर कंबाइंड डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम SCID स्किड के नाम से भी जानते हैं, इसका उपचार जीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ही 2002 में प्रारंभ किया गया था। साथियों, इसके अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि मेलास्टेटिक मेलानोमा का उपचार। मेलास्टिक मेलानोमा अर्थात एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है, इसका उपचार भी इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ ही माइलॉइड कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले रोग भी इससे उपचारित किए जा सकते हैं। ये तो हमने देखा जीन चिकित्सा के लाभों के बारे में। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि डीएनए टीका क्या होता है। डीएनए के टीके के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम इस बात को दोहरा रहे हैं। साथियों, डीएनए टीका मनुष्य में रोग की प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए सुरक्षित एवं सस्ते टीके होते हैं, जिनमें रोगाणुओं के नाश करने के लिए विशेष जीन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि डीएनए टीका एक बहुत सस्ते और सुरक्षित टीके होते हैं, जिनमें किसी रोग के प्रति उसकी रोगकारक क्षमता को नष्ट करने के लिए जीन एवं डीएनए का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वह लक्षित स्थान पर सटीक रूप से काम करके रोग को नष्ट कर देते हैं। डीएनए टीके के लाभ की यदि हम बात करें तो डीएनए टीके अन्य टीकों की तुलना में अत्यधिक स्थिर होते हैं, दीर्घकाल तक प्रभावी होते हैं। यह किसी ठोस एवं द्रव के रूप में भंडारित भी आसानी से किए जा सकते हैं, इसीलिए डीएनए टीकों का उपयोग किया जाता है। साथियों, यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग देख रहे हैं, तो डीएनए टीका उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्लोनिंग को, कि बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग क्या होती है। साथियों, क्लोनिंग साधारण रूप में यदि हम परिभाषित करें तो यह किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। यह ऐसी रचना होती है जो कि अलैंगिक होती है। इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा लैंगिक क्रिया के द्वारा प्रजनन नहीं किया जाता है, बल्कि अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा ही प्रजनन कर दिया जाता है। क्लोनिंग दो प्रकार से की जाती है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दूसरी होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का अर्थ है डीएनए क्लोनिंग, यानी कि इस प्रक्रिया में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से क्लोन पूर्ण रूप से अपनी जनक के समान ही होता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में एकल जनक का नया जीव तैयार किया जाता है। यदि हम बात करें थेराप्यूटिक क्लोनिंग की, तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग को भ्रूण क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को स्थानांतरित करके उनमें सुधार किया जाता है। यह थेराप्यूटिक क्लोनिंग होती है। साथियों, आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्लोनिंग के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, क्लोनिंग शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई आदि के निर्माण को संभव बनाता है। अब आप सोचेंगे कि इससे तो हम व्यक्ति का ही निर्माण कर रहे हैं। साथियों, क्लोन हम जब निर्माण करते हैं तो वो उन क्लोनों को हम निर्माण ही इसीलिए कर सकते हैं कि उनसे जो अंग बन रहे हैं उनका उपयोग करके हम किसी जो मरीज है उसकी जान को बचा सकें। तो इसे हम इस रूप में पढ़ सकते हैं, इस रूप में इसके लाभ को देख सकते हैं कि हम अंगों के निर्माण में क्लोनिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगला इसका लाभ है कैंसर जैसी बीमारी पर रोक लगाने में। अगला इसका लाभ देखें तो तंत्रिका तंत्र या मेरुदंड के विकास में। हम क्लोन का तंत्रिका तंत्र या मेरुदंड विकास करके किसी अन्य जो रोग से ग्रस्त है व्यक्ति है उसकी जान को बचा सकते हैं। अन्य इसका लाभ है कि पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे कोई पशु या पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं तो उनके हम क्लोन तैयार करके उनकी प्रजाति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। यह क्लोनिंग का लाभ हो सकता है। देख लेते हैं अगली तकनीकी कौन सी है। अगली तकनीकी है सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART।
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः बांझपन या अप्रजनकता के उपचारों के लिए किया जाता है। इसके द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF यानी कि पात्रे निषेचन की तकनीकी का उपयोग भी किया जाता है। इस तकनीकी को साधारण रूप में हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में महिला के एग को पुरुष के स्पर्म के साथ बाहर एक ट्यूब में क्रॉस कराया जाता है और जाइगोट प्राप्त किए जाते हैं। फिर इन जाइगोट को ही फैलोपियन ट्यूब में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसके द्वारा ही फिर गर्भधारण होता है और फिर शिशु का जन्म संभव होता है। इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी कार्य करती है। आगे देख लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें भी कृत्रिम तरीके से गर्भ को धारण कराया जाता है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी यानी कि एग्रो बायोटेक के बारे में। साथियों, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी 3 प्रकार से कार्य करती है। पहला है जैविक उर्वरक, दूसरा है आनुवांशिक रूपांतरित बीजों के माध्यम से, और तीसरा हम इसका प्रयोग करते हैं जैविक कीटनाशक के रूप में। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आनुवांशिक रूपांतरित बीजों के माध्यम से। इसके द्वारा पराजीनी फसलें तैयार की जाती हैं। पराजीनी फसलें अर्थात ऐसी फसल जिनमें गैर विद्यमान जीन को बाहरी रूप से प्रविष्ट कराया जाता है। इसका मतलब है कि हम ऐसी फसल का इसमें उत्पादन करते हैं जैसे कि कोई फसल थी जिसमें पहले एक कोई सा जीन उपलब्ध नहीं था, उसमें हम उस जीन को प्रविष्ट करा देते हैं, उसके बाद फिर उस फसल का उत्पादन करते हैं। यह पराजीनी फसलें कहलाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? हमने इसमें ऐसा जीन डाल दिया जो कि किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, तो इसका लाभ हो गया कि किसी बीमारी या कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में। दूसरा हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने में। तीसरा लाभ हम इसका देख सकते हैं कि जल की आवश्यकता को कम करने में। हम इस प्रकार के जीन उसमें प्रविष्ट कर देंगे ताकि वह गुणवत्ता और उत्पादन अधिक दे और जल को कम से कम उपयोग करे। इस प्रकार पराजीनी फसलें एग्रोबायोटेक के अंतर्गत आती हैं। अगली देख लेते हैं बीटी कपास की फसल। यह भी बीज के अंतर्गत आता है। बीटी कपास यानी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित कपास की ऐसी फसल जिसमें थूरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का क्राइजीन डाला जाता है, यह बीटी कपास कहलाता है। इसका बीटी नाम बैसिलस थूरिनजेनेसिस के नाम से ही पड़ा है। इसका लाभ यह होता है कि यह आंतरिक रूप से कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करता है, साथ ही में कपास के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी किस्मों की यदि हम बात करें तो मैक 12, मैक 162, मैक 184 आदि इसकी किस्में हैं। इसी प्रकार यदि प्रश्न आता है तो आप बीटी बैंगन को भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है। यह क्या होता है? गोल्डन राइस चावल की ऐसी किस्म है जिसमें डैफोडिल तथा सूक्ष्म जैविक जीन का प्रयोग करके इसे बीटा कैरोटीन संपन्न बनाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन से संपन्न इसको बना दिया गया है, तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ हो जाएगा कि यह प्रोविटामिन ए से परिपूर्ण हो जाएगा। साथ ही इसमें अन्य गुणों को भी समाहित किया गया है, जैसे कि कीट प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, और यह कम पानी में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। इस प्रकार गोल्डन राइस हम पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जैविक उर्वरक के बारे में। जैविक उर्वरक यानी ऐसे जीवाणु जो पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। पोषक तत्व से आशय मुख्यतः नाइट्रोजन से है। यह जैविक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। ये जीव अन्य जीव भी हो सकते हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया। ये जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। इनके लाभों की बात करें तो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग में कमी आएगी। यदि हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक उर्वरकों का महज सी बात है कि इनका उपयोग हम कम करेंगे, और जैविक उर्वरकों का प्रयोग हमें भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। इस प्रकार से हम जैविक उर्वरकों को लिख सकते थे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जैविक कीटनाशकों के बारे में। साथियों, जैविक कीटनाशक प्राकृतिक कीटों एवं जैव प्रौद्योगिकी से विकसित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जैविक कीटनाशकों के रूप में हम या तो जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया हमको उपलब्ध रहते हैं उनका प्रयोग ही कर लेते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने कुछ बैक्टीरियाज बनाए हुए हैं उनका प्रयोग भी हम जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं। यह कीटों को नष्ट करते हैं और उनके प्रजनन को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने से मतलब यह है कि उनके प्रजनन को रोक देते हैं। इस प्रकार से जैविक कीटनाशक कार्य करते हैं। यह हमने देखा फसलों एवं कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं पशुपालन के क्षेत्र में इसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे पशुपालन के क्षेत्र में जैव के अनुप्रयोग। साथियों, जैव प्रौद्योगिकी पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत प्रजाति की नस्लों के विकास में मदद करती है। साथ ही पशुओं की वांछित गुणों वाली किस्मों के उत्पादन में लाभ देती है।
यह पशुओं को वांछित वातावरण के अनुरूप अनुकूलित बनाने में मदद करती है, साथ ही उनको रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे किसी दक्षिण भारत में यदि कोई ऐसी भैंस की प्रजाति या गाय की प्रजाति लाई जाए, मैं भैंस की प्रजाति का उदाहरण दूं, तो मुर्रा भैंस यदि दक्षिण भारत में ले जाई जाए तो वह ज़्यादा उत्पादन यानी दूध का उत्पादन नहीं कर पाती है, क्योंकि तापमान सह्य वह नहीं होती है। इसी तरह यदि उसके जीन में परिवर्तित करके उसका क्लोन तैयार किया जाए जो कि ताप सह्य हो, वातावरण के अनुकूल हो, तो वह उसकी प्रजाति दक्षिण भारत में भी अधिक उत्पादन दे सकती है। इस प्रकार इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। साथ ही पशुओं के क्लोन तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि कुछ पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए हैं। इनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले डॉली, मॉली और पॉली को तैयार किया गया था। यह हरियाणा में तैयार की गई थी और भेड़ की प्रजाति थी ये। इसके बाद महिमा, गरिमा और अपूर्वा नामक भैंसों के क्लोन भी तैयार किए गए थे। ये हमने देखा क्लोन के बारे में। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं बायोतकनीकी का उपयोग उद्योगों के क्षेत्र में कैसे किया जाता है। तो उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न शाखाएं हैं जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं दवा निर्माण में। दवा निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी दवाओं के निर्माण आजकल किए जा रहे हैं। हम मुख्य की बात करें तो पेनिसिलिन, इंसुलिन जैसे हार्मोन आदि भी इसके द्वारा तैयार कराए जा रहे हैं। अगला देखते हैं मिठाई के क्षेत्र में। मिठाई अर्थात जो मीठा बनाने वाले उद्योग हैं, वह सैक्रिन, एस्पार्टम आदि का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न तेल जैसे ईंधनों का संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जा रहा है। यदि आपने सुपरबग ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया का नाम सुना हो, तो यह ऐसा काम करता है जैसे कि किसी समुद्र में जाते हुए जहाज का यदि तेल रिसाव हो जाता है तो उस बैक्टीरिया के द्वारा हम उस तेल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के निर्माण में। यह स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों से निर्माण का आशय है प्रोटीन पाउडर्स आदि के निर्माण से। बहुत सारे हम आजकल प्रोटीन पाउडर्स, हेल्थ बिल्डिंग मटेरियल्स देखते हैं, वह बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बायोटेक्नोलॉजी से अनछुआ नहीं रह गया है। अब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसे हो सकता है जैसे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, बहुत लंबे समय तक परिष्कृत रखने में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी खाद्य प्रसंस्करण एवं इन समस्त उद्योगों में भी शामिल है। साथियों, यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे आप देख लें इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। साथियों, 3 मार्कर में आप लिखें कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, सिर्फ समझाएं। साथियों, यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटी सी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दें, उसकी 1-2 शाखाएं को बताएं और उसके लाभ या महत्व को बता दें, जिससे यह प्रश्न परिपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो आप इसमें सीधा सा लिख दें कि रेड बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है, और कुछ उदाहरण भी उसके दे दें। 5 मार्कर 6 मार्कर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को लिखें। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इसके अनुप्रयोगों को लिखें और एक सटीक कंक्लूजन प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। आप इनको अवश्य अटेम्प्ट करें और हमें इन माध्यमों से भेज दें। हम इनको चेक करके आपको पुनः आपकी मार्किंग बताएंगे कि आपने किस प्रकार लिखा है और क्या आप उनमें सुधार कर सकते थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।